हेलो बच्चों, मैं पूनम भारद्वाज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष कृतिका भाग 1 से मेरे संग की औरतें पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर। तो बच्चों, जैसा कि आपने पिछली 4 वीडियोज़ में देखा और समझा कि यह पाठ उन महिलाओं पर केंद्रित है जिन महिलाओं ने परंपरागत तरीके से जीवन बिताते हुए भी लीक से हटकर अपना जीवन जिया। तो इस प्रकार से बच्चों, आपने लेखिका के परिवार की सभी महिलाओं के बारे में जाना और समझा कि वो किस प्रकार से आज़ादी से अपना जीवन व्यतीत करती थी, लेकिन परंपराओं से भी नहीं हटती थी। तो पहला प्रश्न है बच्चों इस पाठ का, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वह क्यों प्रभावित थी? क्यों कि किस तरह से प्रभावित थी बिना देखे भी? अब यहाँ फिर उत्तर है इसका इस प्रकार, लेखिका ने अपनी नानी को प्रत्यक्ष रूप में कभी नहीं देखा था, प्रत्यक्ष अपने सामने कभी भी नहीं देखा था, परंतु उनके विषय में उन्होंने बहुत कुछ सुना था भी। उन्होंने नानी से कहानी तो नहीं सुनी थी, लेकिन नानी की कहानी अवश्य सुनी थी। लेखिका की नानी अनपढ़ थी, परंपरावादी थी और पर्दा नशी महिला थी। ना तो वो पढ़ी लिखी थी और पर्दे को मानती थी, पर्दा करती थी, पराए मर्दों के सामने घूंघट रखती थी और परंपराओं को मानने वाली महिला थी। विलायती ढंग से, विलायत होता है विदेश, परदेश, विलायती ढंग से जीवन जीने वाले अपने पति से वे कभी भी प्रभावित नहीं हुई। उनके पति बाहर से पढ़कर आए थे विलायत से और अंग्रेज़ों की तरह रहते थे, साहबी ठाठ बाट थे उनके, लेकिन वो अपने पति से वो इस प्रकार से प्रभावित भी नहीं हुई थी कि वो अपने आप को उनके अनुसार बदल लें। नानी विचारों से आज़ाद ख्याल महिला थी, लेकिन पर्दा करती थी, परंपराओं को मानती थी, अनपढ़ थी, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने उनके बारे में सुना, उनके विचार कैसे थे? आज़ाद थे, आज़ाद ख्याल भाई उनकी जो सोच थी वो कैसी थी? आज़ादी की थी। आज़ादी का जुनून उनके दिल में था, इसलिए अपनी पुत्री लेखिका की माँ के लिए वर ढूंढने की जिम्मेदारी अपने पति को ना सौंपकर उस समय के प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंप दी। क्यों? क्योंकि पति तो कैसे थे? अंग्रेज़ों के गुलाम थे एक तरह से, ताकि स्वतंत्रता सेनानी से लेखिका का विवाह हो सके। स्वतंत्रता सेनानी जो स्वतंत्रता पाने के लिए लड़ रहे थे, उनके लिए तो वो चाहती थी कि मेरी बेटी का विवाह किसी आज़ादी के सिपाही से हो, ना कि अंग्रेज़ों की हाँ में हाँ मिलाने वाले व्यक्ति से। उन्होंने अपना जीवन अपने ढंग से जिया, जैसा जीवन वो जीना चाहती थी उसी ढंग से उन्होंने अपना जीवन जिया। इसलिए लेखिका अपनी नानी को नहीं देखने के बावजूद उनके लीक से हटकर स्वतंत्र जीवन जीने की प्रवृत्ति के कारण ही उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थी। तो उनका व्यक्तित्व कैसा था? आज़ाद था, वो आज़ादी का ही जीवन जीती थी जबकि परंपराओं में रहती थी। तो इस प्रकार लेखिका उनके स्वतंत्र जीवन जीने की प्रवृत्ति के कारण ही उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थी। अब दूसरा प्रश्न है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही, किस प्रकार हिस्सेदारी रही, साझेदारी रही, मतलब किस तरह से उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया? उत्तर है इसका, लेखिका की नानी प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय नहीं थी। प्रत्यक्ष रूप से मतलब वो घर से बाहर नहीं जाती थी, इसके लिए हड़ताल, नारेबाजी या भाषणबाजी वो नहीं करती थी, पर
उनके दिल और दिमाग में भारत की आज़ादी का जुनून था। वो चाहती थी कि भारत जल्दी से जल्दी आज़ाद हो, वो देश को आज़ाद कराना चाहती थी। जुनून, नशा। इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ियत को स्वीकार कर लेने वाले अपने पति की जीवन शैली का असर अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया। उनके पति कैसे थे? उन्होंने क्या किया था? अंग्रेज़ियत को स्वीकार कर लिया था। तो उनकी जीवन शैली भी कैसी थी? अंग्रेज़ों जैसी थी। तो उसका असर उन्होंने अपने जीवन पर नहीं पड़ने दिया। और वैचारिक स्तर पर भी अपने पति से भिन्न होने के कारण ही उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए अपने पति के मित्र को अपना विश्वास पात्र माना। उनके विचार भी नहीं मिलते थे। वैचारिक स्तर, सोचने समझने का जो उनका लेवल था वो भी बिल्कुल अलग था। वो तो विदेशी सोच रखते थे और वो देसी ख्याल रखती थी। उसी के कारण उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए अपने पति के मित्र को अपना विश्वास पात्र माना, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या नाम था उनका? प्यारेलाल शर्मा। तो स्वतंत्रता सेनानी को उन्होंने अपना ज़्यादा विश्वास पात्र माना और उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की कि बेटी के लिए ऐसा वर ढूंढें जो आज़ादी का सिपाही हो। बच्चों, ये पाठ में आपने पढ़ा था कि उन्होंने पर्दा छोड़कर, जबकि वो सबसे पर्दा करती थी और यहाँ तक कि कहा जाता है अपने पति से भी जल्दी सी नहीं बोलती थी। वो उस मरने के समय मुंहजोर हो उठी थी और उनके दोस्त को बुलवा भेजा था कि उनसे अकेले में कुछ बात करनी है। तो बेटी के लिए ऐसा वर ढूंढने के लिए कहा जो आज़ादी का सिपाही हो और सच्चा भारतीय हो। इस प्रकार दिल से आज़ादी के आंदोलन में उनकी भूमिका रही। ऐसा नहीं था कि वो घर में बैठी थी तो उन्हें यह नहीं पता था कि उन्हें देश को आज़ाद करवाने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना जो दामाद है वो भी ऐसा चुना जो सच्चा भारतीय हो और देशभक्त हो। तो बच्चों, तीसरा प्रश्न है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन में इसका पहला पार्ट है क, लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है? लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी, परंपराओं का निर्वाह नहीं करती थी लेकिन फिर भी सबके दिलों पर राज करती थी। तो ऐसा क्यों और कैसे हुआ? तो लेखिका की माँ की हमें विशेषताएं बतानी हैं। लेखिका की माँ सुंदर, नाजुक, ईमानदार, निष्पक्ष तथा मौलिक सोच वाली धनी व्यक्तित्व की महिला थी। कैसी थी लेखिका की माँ? सुंदर थी, ठीक है, और नाजुक थी, बड़ी कमज़ोर सी थी। उन्हें साड़ी बांधनी भी नहीं आती थी, रातों रात प्रैक्टिस करती थी साड़ी बांधने की ताकि उनका मजाक ना बने। वो ईमानदार भी थी, निष्पक्ष, वो किसी का पक्ष नहीं लेती थी कि अगर ये मेरा खास है तो मैं इसके लिए सही, गलत बात को भी सही कहूँ। तो वो ऐसी नहीं थी, जो उन्हें सही लगता था वो सही पक्ष रखती थी और जो गलत लगता था वो गलत कहती थी। तथा मौलिक सोच वाली धनी व्यक्तित्व की महिला थी। मौलिक, जो अच्छे विचार होते हैं वो सोच थी उसकी, और उसका व्यक्तित्व कैसा था? धनी था। मतलब धनी व्यक्तित्व से यहाँ पर कि उनमें सारी विशेषताएं थी, तो एक अच्छा व्यक्तित्व उनका था। वे परंपरावाद के खिलाफ थी, विरोधी थी। खिलाफ का अर्थ होता है विरोधी, और परंपरावाद भी पुरानी परंपराओं को, चाहे वो गलत हैं तो उन्हें मानना है, नहीं, वो ऐसा नहीं करती थी। जो उन्हें सही परंपरा लगती थी उसका पालन करती थी और जो नहीं लगती थी उसका नहीं करती थी। और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम किया करती थी। इन्हीं विशेषताओं के कारण घर भर के लोग उनका सम्मान करते थे, क्योंकि वो स्पष्ट बोलती थी, स्पष्टवादी थी, और इन्हीं विशेषताओं के कारण घर में सभी उनका आदर सम्मान करते थे। प्रभावशाली व्यक्तित्व था, ऐसा व्यक्तित्व जिसका सबके ऊपर प्रभाव पड़ता था, अपनी एक छाप छोड़ देती थी। ऐसे व्यक्तित्व के कारण
लोग उनसे केवल सलाह लेते थे, सिर्फ उनसे सलाह लेने आते थे। दूसरी खासियत क्या है उनकी? किसी की भी गोपनीय बात, किसी की जो अपनी पर्सनल बात होती है उसको वह कभी किसी अन्य को प्रकट नहीं करती थी, किसी और के सामने जाहिर नहीं करती थी। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कि आप पर कोई विश्वास करके कोई अपनी बात बताता है तो उसे आप सारी जगह ना बता दें, उस बात को अपने तक ही सीमित रखें। फिर है वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। तो जो व्यक्ति सच्चा होता है वो वैसे ही सबकी नज़रों में सम्मान का पात्र बन जाता है। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। इसलिए बच्चों, आपको भी लेखिका से ये इस पाठ से सीख लेनी चाहिए कि ना तो हमें झूठ बोलना चाहिए और दूसरों के विश्वास को हमेशा बनाए रखना चाहिए। इससे एक समाज में लोग हमें बहुत अच्छी नज़रों से देखते हैं। इसलिए बाहर के लोग भी उनकी सलाह को, बाहर के लोग भी, घर के ही नहीं, बाहर के लोग भी उनकी बात को, उनकी सलाह को पत्थर की लकीर मानते थे कि जो उन्होंने कह दिया वही सही है और उसको, उनकी बात को मानते थे। उनका सारा समय बीतता था किताबें पढ़ने में। घर का वो काम कोई नहीं करती थी, किताबें पढ़ती थी, संगीत सुनने का शौक़ था और साहित्य चर्चा जैसे कविता, कहानी, उपन्यास आदि ये होते हैं साहित्य, तो उनकी चर्चा में उनका समय बीतता था। बच्चों का काम तो नहीं करती थी वो कोई भी, लेकिन बच्चों के साथ वो दोस्त की तरह रहती थी, उनसे हर बात शेयर भी कर लेती थी। लेकिन उन्होंने अपना ज़्यादा समय उन्हें ममता देने में नहीं बिताया, ना उन्हें ज़्यादा लाड़ प्यार किया और खाने पीने का भी वे ज़्यादा ख्याल नहीं करती थी, ना उनके लिए भी किचन में जाकर कुछ खाने पीने के लिए बना कर लाना, ऐसा भी वो नहीं करती थी। उसके लिए चाहे उनके पिता करते थे, चाहे बच्चों की चाची या ताई वगैरह उनके काम करती थी। तो इस प्रकार से ये तो थी लेखिका की माँ की विशेषताएं। इसका अगला पार्ट है ख। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। कि जो लेखिका की दादी थी उनके घर का माहौल किस प्रकार का था। अब लेखिका की दादी के घर में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थीं, परंतु किसी की स्वतंत्रता और निजता में किसी के लिए बाधक नहीं था। कोई किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं झांकता था। जो जिस प्रकार अपने विचार जिसके थे उसी प्रकार रहता था और जिसकी जैसी अपनी पर्सनल लाइफ थी। निजता, पर्सनल से बना है ये शब्द, और स्वतंत्रता, आज़ादी। कोई किसी के बीच में रुकावट नहीं बनता था। किसी की चिट्ठी तक को कोई नहीं खोलता था और ना ही उसके बारे में कोई पूछता था। यानी कि अगर बेटी के पास चिट्ठी आई है तो माँ भी ये नहीं पूछती थी कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है या तुम्हारी बहन का क्या हालचाल है। दादाजी अंग्रेज़ों के प्रशंसक थे। लेखिका की दादाजी कैसे थे? अंग्रेज़ों के प्रशंसक। लेखिका की परदादी और लेखिका की माँ लीक से हटकर रहती थी। परदादी ने तो उस समय की सामाजिक मान्यताओं से हटकर, परदादी ने तो गज़ब ही कर दिया था, सामाजिक मान्यताओं से हट गई थी। और लेखिका की माँ के लिए लड़की की मन्नत उन्होंने मांग ली थी। क्या मांगा था उन्होंने? कि मेरी पतोहू के जो पहली संतान हो वह बेटी हो, क्योंकि आमतौर पर मान्यता क्या है? बेटे की मन्नत मांगते हैं लोग। यहाँ तक कि जग जाहिर भी कर दिया हो, जो आश्चर्यजनक था। उन्होंने पूरी दुनिया में भी गा दिया था, जग जाहिर, दुनिया के सामने जाहिर कर दिया था, जो कि आश्चर्यजनक था, हैरान कर देने वाला था। लेखिका की माँ आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय थी। उनकी एक सक्रिय भूमिका थी लेखिका की माँ की। निजत्व की छूट होने के कारण ही लेखिका और उसकी अन्य 3 बहनें तथा इकलौते 3 भाई भी अपनी इच्छा से अपना रास्ता चुन पाए और वो लेखक बन गए। चौथा प्रश्न है बच्चों, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। क्योंकि मन्नत कैसी थी?
परदादी की अपरंपरावादी थी, समाज से हटकर उनकी परंपरा थी। लेखिका की परदादी का व्यक्तित्व विशिष्ट और असाधारण था। बड़ा अच्छा व्यक्तित्व था, विशिष्ट था और असाधारण था, साधारण नहीं था, कुछ अलग हटकर था। लीक से हटकर चलना उनका स्वभाव था। जहाँ पूरी लाइन लगी है उस लाइन से वो हटकर चलती थी। जिस सोच को सब रखते थे उस सोच को वो बदलती थी, ऐसा उनका स्वभाव था। इसलिए उन्होंने पहली संतान के रूप में अपनी पतोहू के लिए लड़की की मन्नत मांगी। उन्होंने क्या किया, लीक से हटकर चलने की तो आदत थी ही, और पतोहू के लिए पहली संतान लड़की के रूप में भगवान से मांगी। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि उस समय के सामाजिक वातावरण के अनुसार, उस समय का जो सामाजिक वातावरण था उसको भी बदलने की ठानी हो परदादी ने। परदादी को भी स्वयं लड़की होने के अपमान व तिरस्कार सहना पड़ा हो, जिसके कारण उनके मन के एक कोने में लड़कियों के प्रति अत्यधिक लगाव, आदर और कोमल भाव ने जन्म ले लिया हो। या ऐसा हो सकता है उन्होंने ऐसा क्यों किया हो, क्योंकि उस समय लड़कियों को बहुत लाड़ प्यार से नहीं रखा जाता था जैसा कि आजकल रखा जाता है। तो परदादी ने अपने बचपन में तिरस्कार सहा हो, क्योंकि खाने पीने में भी तिरस्कार उनको तिरस्कृत किया जाता था, और हर तरह से, जैसा कि अभी भी होता है काफ़ी परिवारों में, लड़कों को दूध का गिलास देंगे, लड़कियों को नहीं देंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जिसके कारण हो सकता है उनका अपमान हुआ हो बचपन में, तो वो चाहती हूँ कि नहीं, मेरे परिवार में लड़की होगी तो मैं उसे बहुत लाड़ प्यार करूँगी। तो इस प्रकार से लड़कियों के प्रति उनके मन में अत्यधिक लगाव, आदर और कोमल भाव ने जन्म ले लिया हो। यह भी हो सकता है कि वे अपने जीते जी समाज में लड़कियों का आदर सत्कार होते हुए देखना चाहती हो। वे उनके मन में यह भावना हो कि वो अपनी ज़िंदगी में यह देखें कि लड़कियों का समाज में आदर हो, उन्हें पूरा सम्मान मिले और प्यार मिले, और इसकी शुरुआत वो अपने घर से ही करना चाहती हो, क्योंकि बाहर से क्यों, पहल अपने घर से ही शुरू करें। संभवतः वे समाज को दिखाना और बताना चाहती हों कि लड़कियों का तिरस्कार नहीं, सम्मान होना चाहिए। लड़कियों को तिरस्कृत ना करके उन्हें सम्मानित करना चाहिए। लड़कियों की समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि लड़कियों का समाज में अपना एक अलग स्थान होता है।